हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करेंट अफेयर्स बाय रवि में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए पॉलिटी के टॉप 100 एमसीक्यू लेकर आई हूँ। दोस्तों, मैंने सारे क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड लिए हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम चैनल रवि स्टडी IQ GK से मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। दोस्तों याद रखिए, भारत का महान्यायवादी, इसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये एक्चुअली में भारत सरकार का वकील होता है, जो भारत सरकार को विधिक सलाह देता है और भारत के किसी भी कोर्ट में भारत सरकार की तरफ से केस लड़ता है। तो याद रखिए, इसके बारे में चर्चा की गई है संविधान के अनुच्छेद 76 में। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी से ही रिलेटेड है। क्या है? भारत का मुख्य विधि अधिकारी, चीफ लॉ ऑफिसर कौन है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। दोस्तों जो भारत का महान्यायवादी होता है उसी को ही कहा जाता है मुख्य विधि अधिकारी, या कभी कभी एग्जाम में इसकी जगह प्रथम विधि अधिकारी भी पूछ सकता है। तो मुख्य विधि अधिकारी बोले, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोले या महान्यायवादी बोले, एक ही है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपराष्ट्रपति को अपने कार्य की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राज्यसभा। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, वैसे ही उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि इन्हें इनके पद से हटाना है इनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व, तो एक प्रस्ताव पेश किया जाता है और ये प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में पेश किया जाता है। जब वो प्रस्ताव राज्यसभा से पास हो जाता है फिर वो जाता है लोकसभा में और तब उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 50 सदस्यों की। देखिए दोस्तों, सरकार को हटाने के लिए विपक्ष द्वारा जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे कहा जाता है अविश्वास प्रस्ताव, और इस प्रस्ताव को लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों की सहमति होनी चाहिए, तभी इस प्रस्ताव को लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ी जाति आयोग, बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का प्रावधान है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 338 का क्लॉज बी के अंतर्गत। दोस्तों याद रखिए, हमारे संविधान का अनुच्छेद 338 ये किसके बारे में बताता है? ये बताता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। यहाँ मैंने लिख दिया है, देखिए, अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग मतलब SC के लिए है, और 338A राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ST के लिए है, और 338B जो है राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। क्लियर है बिल्कुल? तो हमारा क्वेश्चन किसके बारे में पूछ रहे हैं? राष्ट्रीय पिछड़ी जाति आयोग, तो वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 338 का क्लॉज बी। अब बढ़ते हम अपने अगले सवाल की तरफ। प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक रह सकते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जब तक उसे संसद का समर्थन प्राप्त रहता है। संसद से तात्पर्य लोकसभा से है। याद रखिए दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा सरकार को गिराया जा सकता है, और यदि अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो पूरे मंत्री परिषद और साथ ही साथ प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 25 वर्ष। अब देखिए दोस्तों, यदि भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा से आया है तब उसकी उम्र होनी चाहिए मिनिमम 25 वर्ष, लेकिन यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का मेंबर है तब उसकी मिनिमम एज जो है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। याद रखिए, अगर प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य है तो 25 वर्ष, यदि वो राज्यसभा का सदस्य है तो 30 वर्ष। दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए, आप ना तो लोकसभा के सदस्य हैं, ना तो राज्यसभा के, और ना आप कोई मंत्री हैं, तो क्या आपको प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है?
तो देखिए इसका जवाब है हाँ, आपको भी प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन 6 माह के अंतर्गत आपको या तो लोकसभा की सदस्यता लेनी होगी या तो फिर राज्यसभा की सदस्यता लेनी होगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लोकसभा को उसके सामान्य कार्यकाल पूरा होने से पहले कैसे भंग किया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। दोस्तों ध्यान में रखिए, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन 5 वर्ष से पहले, कार्यकाल पूरा होने से पहले भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है और ये अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास। लेकिन राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से या फिर हम ये बोल सकते हैं कि प्रधानमंत्री के परामर्श से ही लोकसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में मनोनीत सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, 12। देखिए दोस्तों, संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा और तीसरा होता है राष्ट्रपति। क्लियर है? ये जो लोकसभा और राज्यसभा है इसको सदन भी कहा जाता है। तो यदि आपसे एग्जाम में ये पूछे कि संसद में कितने सदन हैं, तो 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और कितने अंग है पूछा जाए तब 3 अंग होते हैं। क्लियर है? अब देखिए, पहले लोकसभा में भी 2 सदस्यों को नियुक्त किया जाता था जिसको बोलते हैं आंग्ल भारतीय। लेकिन जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तब ये 2 आंग्ल भारतीयों को नियुक्त करने का जो प्रावधान है उसको खत्म कर दिया गया। लेकिन अभी भी राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो अब केवल राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, लोकसभा के सदस्य को मनोनीत नहीं किया जाता। अब यदि आप क्वेश्चन को पढ़े तो पूछ रहा है कि संसद में मनोनीत सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो अब केवल 12 है और ये सभी सदस्य कहाँ के होते हैं? राज्यसभा के। और इन्हें मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों ही उपलब्ध ना हो तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा घोषित सूची का सदस्य। दोस्तों यदि लोकसभा का अध्यक्ष भी नहीं है तो उसकी जगह कार्य करता है उपाध्यक्ष, और यदि उपाध्यक्ष भी नहीं है तो फिर कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष जो घोषित करता है एक सूची, उसका सदस्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने से पूर्व किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। दोस्तों याद रखिए, इसके बारे में प्रावधान दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 3 में, और नए राज्य बनाने की शक्ति जो है वो संसद में निहित होती है। तो जब भी नए राज्य बनाने का बिल प्रस्तावित किया जाता है उससे पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेना आवश्यक होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलाधिपति कौन होता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। दोस्तों याद रखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलाधिपति जो है भारत का उपराष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसने वेरिटेबल डस्टबिन ऑफ सेंटिमेंट्स, वास्तव में भावुकता का कूड़ेदान कहा था? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, टी कृष्णामाचारी ने। अब देखिए दोस्तों, इसको कूड़ादान क्यों कहा है? एक्चुअली में क्या होता है ना कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। अब क्या होता है, यदि राज्य जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पूर्ण रूप से पालन ना करे तो किसी भी कोर्ट में नहीं जाया जा सकता, ये न्यायविद नहीं है, इसलिए इसको कूड़ेदान की संज्ञा दी है। किसने? टी कृष्णामाचारी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 43 को। दोस्तों याद रखिए, अनुच्छेद 43 संविधान के भाग 4 डीपीएसपी का एक आर्टिकल है। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और अनुच्छेद 43 क्या कहता है कि राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। और इसी के तहत जो है मनरेगा कार्यक्रम लाया गया, जो कि गांव के लोगों को एक रोजगार दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव कौन ला सकता है? इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, संसद का कोई भी सदन। देखिए दोस्तों, जो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया होती है उसे कहा जाता है महाभियोग, और ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 61 में बताया गया है। और ये प्रक्रिया जो है कहीं से भी प्रारंभ की जा सकती है, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। ये कोई अनिवार्य नहीं है कि कौन से सदन से प्रारंभ करना है, दोनों सदन में से किसी भी सदन से महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। अब दोस्तों एक चीज और याद रखिए, ये जो महाभियोग शब्द है, इस शब्द का उपयोग केवल राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए ही किया जाता है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है, लोकसभा के अध्यक्ष को हटाना है, तो उनके लिए इम्पीचमेंट या महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गोवा में। दोस्तों याद रखिए, पूरे भारत में केवल गोवा ही एक ऐसा राज्य है जहां प्रारंभ से ही समान नागरिक संहिता लागू है। समान नागरिक संहिता के बारे में कहाँ बताया गया है? संविधान के अनुच्छेद 44 में बताया गया है। क्या बोलता है संविधान का अनुच्छेद 44 जो है कि सभी धर्म के लोगों के लिए एक ही कानून होगा। जैसे आपको पता होगा, हिंदुओं के लिए हिंदुओं का अलग कानून है, मुस्लिमों के लिए अलग कानून है। तो समान नागरिक संहिता का मतलब ये होता है कि एक देश एक कानून। क्लियर है? मतलब हम एक ही देश के लोग हैं ना, हमारे पास एक ही नागरिकता है ना, भारतीय नागरिकता, तो सबके लिए कानून एक ही होगा, धर्म के आधार पर कानून नहीं होगा, और ये केवल गोवा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर जी। दोस्तों याद रखिए, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जन गण मन को मूल रूप से बांग्ला में लिखा हुआ था, और बाद में इसको राष्ट्रगान के रूप में अपना लिया गया। और कब अपनाया गया? 24 जनवरी, याद रखिए बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सोवियत संघ। देखिए दोस्तों, आपको पता ही होगा कि जब हमारे संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया, तो जो संविधान सभा के सदस्य थे वो अलग अलग देश के संविधान का पहले स्टडी किए, और फिर जिस भी संविधान से जो भी बात अच्छी लगी उसे हमारे देश के संविधान में मिला लिया गया। तो ये जो मौलिक कर्तव्य का जो कंसेप्ट है वो सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय संविधान को। दोस्तों आपको पता ही होगा, हमारे देश में अनेक तरह के कानून हैं, जैसे कि आईपीसी, सीआरपीसी और भी बहुत सारे, सीपीसी, लेकिन सबसे ऊपर जो कानून होता है ना, वो है हमारे देश का संविधान। देश के संविधान को ध्यान में रखकर ही अन्य कानून बनाए जाते हैं। यदि अन्य कानून देश के संविधान के खिलाफ है, अगर उनका एक सेक्शन भी देश के संविधान के खिलाफ है, तो उसको हटा दिया जाता है। इसलिए सर्वोच्च कानून की संज्ञा दी गई है भारत के संविधान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदन। दोस्तों याद रखिए, संसद के दोनों सदन में प्रस्ताव पारित होना चाहिए, तभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटाया जा सकता है, उसका कार्यकाल पूरा होने के पहले ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कलकत्ता उच्च न्यायालय। और यदि आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है, तो याद रखिए 2 जुलाई 1862 में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, जो कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला कौन थी? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एम फातिमा बीबी। दोस्तों याद रखिए, उच्च न्यायपालिका में सबसे पहले जो है यदि किसी मुस्लिम महिला ने प्रवेश लिया था, वो थी एम फातिमा बीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सीटों की संख्या 1973 में 525 से बढ़ाकर कितनी की गई थी? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी,
545। अच्छा दोस्तों, ये भी याद रखिए अभी वर्तमान में लोकसभा सीट की अधिकतम संख्या 550 है, लेकिन पहले कुछ समय पहले ये 552 थी, क्योंकि इसमें 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत किया जाता था। बाद में इसको हटा दिया गया। ये जो 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने का प्रावधान है, इसको हटा दिया गया। तो अब अधिकतम सीट जो है वो 550 है। कहाँ पर? लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक कोड से संबंधित है? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 44, जो कि किसका भाग है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का भाग है, जो सभी धर्म के व्यक्तियों के लिए, सभी धर्म के नागरिकों के लिए एक ही कानून का बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 28 जनवरी 1950 को। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हमारा सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब की गई? 28 जनवरी 1950 को। देखिए, सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे होता है राज्यों का हाई कोर्ट, और फिर उसके नीचे होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट, जो कि जिलों में होता है। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। किस संविधान संशोधन द्वारा उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा करने का और उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडिया करने का प्रावधान किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, संविधान के 96वें संशोधन 2011 में। देखिए दोस्तों, हमेशा याद रखिए, जो राज्यों का नाम बदला जाता है, ये नाम बदलने की शक्ति जो होती है ना, वो संसद के पास होती है। राज्य की विधायिका के पास राज्य का नाम बदलने की शक्ति नहीं होती। हाँ, राज्य सरकार जो है वो संसद को केवल प्रस्ताव भेज सकता है, लेकिन नाम बदलने की शक्ति तो संसद में निहित है। और याद रखिए, ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 3 में बताया गया है। तो ये जो उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा किया गया है, ये 96वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनंत सैनम आयंगर। और दोस्तों, यदि आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वो हैं गणेश वासुदेव मावलंकर। वैसे इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी हम आगे देखेंगे। तो दूसरे अध्यक्ष कौन है? अनंत सैनम, और पहले गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विधानसभा। याद रखिए दोस्तों, यदि राज्य के मंत्रिपरिषद की बात की जाए तो वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और यदि संघ का, केंद्र के मंत्रिपरिषद की बात की जाए तो वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्लियर है? केंद्र जो है, केंद्र का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, और राज्य का मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकृत किया गया था? और करेक्ट आंसर आप सभी जानते ही हैं, ऑप्शन डी, 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया था। भारत का कौन सा प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं रहे हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। दोस्तों, याद रखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जो लोकसभा के सदस्य नहीं थे, बल्कि ये राज्यसभा के सदस्य थे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन 6 माह के अंतर्गत या तो उसको लोकसभा के सदस्य बनना होगा या तो फिर राज्यसभा का सदस्य। तो जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे वो राज्यसभा के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेही होती है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लोकसभा। दोस्तों, यदि राज्य ना दिया गया हो तो ये अनिवार्य रूप से केंद्र के ही मंत्रिपरिषद की बात की जा रही है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा। और इसके बारे में कहाँ बताया गया है? हमारे संविधान के अनुच्छेद 75 का क्लॉज 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राज्य व केंद्र के संबंध से। दोस्तों याद रखिए, ये जो सरकारिया आयोग है इसकी स्थापना कब हुई, इसका गठन कब किया गया? 9 जून को, 9 जून 1983 को। और इसके अध्यक्ष किसे चुने गए? रणजीत सिंह सरकारिया को। और इस आयोग का गठन करने का उद्देश्य क्या था? राज्य और केंद्र के बीच किस तरह के संबंध हो, इसके परामर्श हेतु सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। दोस्तों याद रखिए आप एक चीज कि 73वां संविधान संशोधन जब किया गया 1992 में, इसके तहत संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया और वो भाग था भाग 9, इसका नाम था पंचायतें। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल कानून को किस वर्ष लागू किया गया था? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1985 में। दोस्तों याद रखिए, दल बदल कानून के अंतर्गत संविधान में संशोधन किया गया। कौन सा संशोधन? 52वां संविधान संशोधन 1985 में। और संविधान में एक नई अनुसूची को जोड़ा गया जो था 10वीं अनुसूची। और इसके तहत क्या किया गया कि यदि कोई व्यक्ति जो है वो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी से है, वो चुनाव जीत जाता है और चुनाव जीतने के बाद यदि वो किसी दूसरी पार्टी में जाता है तो उसकी जो सदस्यता है वो समाप्त कर दी जाएगी। मतलब कोई व्यक्ति चुनाव जीतने के बाद दूसरी पार्टी में अगर गया तो उसकी वो सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। इसे ही बोला जाता है दल बदल कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई कोर्ट के मुख्य व अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। दोस्तों याद रखिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हों चाहे हाई कोर्ट के जज हों, उनको नियुक्त करने का काम जो है वो राष्ट्रपति ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री भी डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ही थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। और वही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी विदेश मंत्री भी थे, मतलब वो प्रधानमंत्री के पद पर भी थे और विदेश मंत्री के भी पद पर थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, वैसे ये वकील थे ये। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन जारी करता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखिए दोस्तों, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है वो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, इन सबके चुनाव को जो नियंत्रित करता है, जो संचालित करता है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही होता है। तो फिर स्टेट कमीशन क्या करता है? जो राज्यों का चुनाव आयोग है वो क्या करता है? वो पंचायत चुनाव जो होता है और ये जो नगरीय निकायों का चुनाव जो होता है उसको संचालित करने का काम जो है वो राज्य का चुनाव आयोग करता है। लेकिन जो राष्ट्रीय चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा भी उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव को कंट्रोल करता है या नियमित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 54 के तहत। याद रखिए दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके अंतर्गत होता है? अनुच्छेद 54 के अंतर्गत। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन लेता है? लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। याद रखिए, निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। क्लियर है? और साथ ही साथ जो राज्यों में विधानसभा होती है, मतलब कि हम बोल सकते हैं उनके सदस्य एमएलए भी भाग लेते हैं, लेकिन ये एमएलए भी निर्वाचित होने चाहिए। क्लियर? लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और जो राज्यों में विधानसभा होती है, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा हो, उसके निर्वाचित एमएलए किस में भाग लेते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन में। मतलब ये लोग वोट करते हैं और इसीलिए राष्ट्रपति के निर्वाचन को अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है?
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, संसद में। देखिए दोस्तों, हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें जो 7वीं अनुसूची है इसमें शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है। इसमें 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और कौन सी है, समवर्ती सूची। क्लियर है? संघ सूची में जो विषय दिए गए हैं उस पर कानून बनाएगा संसद। राज्य सूची में जो विषय दिए गए हैं इस पर कानून बनाएगा राज्य की विधायिका। और जो समवर्ती सूची में विषय दिए गए हैं उसमें संसद और राज्य की विधायिका दोनों कानून बनाएगी। लेकिन कभी कभी तो कोई ऐसा विषय भी आ जाएगा ना जो किसी भी सूची में नहीं दिया गया है, तो वो ऑटोमेटिक जो है संघ सूची में चला जाएगा। उस पर फिर कानून बनाने का अधिकार ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट संसद के पास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1958 द्वारा। दोस्तों याद रखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1858 द्वारा भारत सचिव की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 7 सदस्य। दोस्तों याद रखिए, लोक लेखा समिति में कुल जो है 22 सदस्य होते हैं, जिनमें लोकसभा से होते हैं 15 सदस्य और राज्यसभा से होते हैं 7 सदस्य। क्वेश्चन में राज्यसभा के बारे में पूछा है तो राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत। दोस्तों ये भी याद रखिए कि 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के तहत सबसे पहले सिक्किम को सहराज्य का दर्जा दिया गया, सहराज्य का। फिर संविधान संशोधन किया गया 36वां संविधान संशोधन 1975 में, और फिर बाद में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और सिक्किम जो है हमारे देश का 22वां राज्य बनकर तैयार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भाग 4 में। दोस्तों आपको पता ही होगा कि हमारे संविधान में कुल 22 भाग हैं, जिसमें भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है, जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। और ये एक्चुअली में क्या बात करता है? ये बताता है राज्यों को कि जब भी आप कोई कानून बनाएं, जब भी आप कोई पॉलिसी बनाएं, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। दोस्तों याद रखिए, हमारे संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की शक्ति दी गई है राष्ट्रपति को। जब भी राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करेगा तो मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। केवल अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं, इसको छोड़कर बाकी के सारे मूल अधिकार जो हैं वो निलंबित हो जाते हैं। कब? जब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। दोस्तों याद रखिए, उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा है विलियम बेंटिक। और फिर विलियम बेंटिक जो कि बंगाल के गवर्नर जनरल थे, उसको कहा जाने लगा भारत का गवर्नर जनरल। तो यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो भी विलियम बेंटिक ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 22 जनवरी 1947 को। याद रखिए, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया। और यदि आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि उद्देश्य प्रस्ताव लेकर कौन आया था, तो वो लेकर आए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है? और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा को भारतीय संसद में कब परिवर्तित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को जो संविधान सभा था, उसको भारतीय संसद का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता का क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्वतः समाप्त हो जाती है। दोस्तों याद रखिए, हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता का मतलब प्रत्येक व्यक्ति की केवल एक ही नागरिकता होगी। यदि कोई व्यक्ति किसी और देश का नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो इस देश की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए राज्यों का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। दोस्तों याद रखिए, नए राज्यों का गठन की शक्ति संसद में निहित होती है। केवल संसद ही कानून बनाएगा, तभी नए राज्यों का गठन किया जाएगा। और याद रखिए, ये जो नए राज्य का गठन की बात कर रहे हैं ना हम, जो अनुच्छेद 3 में बताया गया है, ये राज्य की जो जमीन है वो पहले से भारत में होनी चाहिए। जैसे कि यदि हम पाकिस्तान की कोई जमीन को भारत में मिला लेते हैं और फिर नए राज्य का गठन करते हैं तो फिर अनुच्छेद 2 का उपयोग होगा। लेकिन वो जमीन पहले से ही भारत का कोई अंग है, भारत की ही जमीन है, तब अनुच्छेद 3 का उपयोग किया जाता है। और ये शक्ति किसके पास निहित है? संसद के पास निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, गणेश वासुदेव मावलंकर। दोस्तों अब मैंने आपको पहले ही बताया है कि प्रथम लोक सेवा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। वैसे गणेश वासुदेव मावलंकर जी को लोकसभा का पितामह भी कहा जाता है। याद रखिए, लोकसभा का पितामह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। कब किया गया? 1976 में। दोस्तों याद रखिए, मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में पहले से नहीं था, इसको तो बाद में जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन के तहत। और संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 4A, और एक नया अनुच्छेद, अनुच्छेद 51A, जिसको क्या बोलते हैं? मौलिक कर्तव्य। और अभी वर्तमान की अगर हम बात करें तो कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से। दोस्तों याद रखिए, यदि किसी राज्य में उस राज्य की सरकार संविधान का उल्लंघन कर रही हो, संविधान का ठीक से पालन नहीं कर रही हो, और अगर गवर्नर रिपोर्ट करे तो फिर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन अर्थात राष्ट्रपति द्वारा अब शासन किया जाएगा उस राज्य में, और इसकी चर्चा की गई है संविधान के 356 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति कितने समय अंतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात। और इसकी चर्चा संविधान में की गई है अनुच्छेद 280 के क्लॉज 1 में। दोस्तों याद रखिए, प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग का गठन करता है, और इनके जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। अब दोस्तों ये भी याद रखिए, ये जो संयुक्त संसदीय समिति होती है ना, इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा से होते हैं 10 सदस्य। ये 10 सदस्य होते हैं लोकसभा से, और बच गए जो 5 सदस्य वो राज्यसभा से होते हैं, और इनके अध्यक्ष की नियुक्ति करता है लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं अब हम। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। दोस्तों याद रखिए, झंडा समिति का गठन कब किया गया था? 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का प्रथम वाचन कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 4 से 9 नवंबर 1948। प्रथम वाचन कब हुआ था? 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक। कब की बात है ये? 1948 की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, परिसीमन आयोग। दोस्तों याद रखिए, ये जो परिसीमन आयोग है इसका गठन एक अधिनियम के द्वारा किया गया था। कौन सा अधिनियम है वो? परिसीमन आयोग अधिनियम 1952। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 के तहत परिसीमन आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान लोकसभा में सीटों का आवंटन निम्नलिखित में से कौन सी जनगणना पर आधारित है? और इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए, 1971 की जनगणना। और ये भी याद रखिए, ये 2026 तक के लिए फिक्स्ड है, मतलब 2026 तक जितने भी चुनाव होंगे उसमें 1971 की जनगणना को ही लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। दोस्तों ये प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? देखिए, लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं ना, तो जब तक ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है तब तक के लिए ये काम चलाऊ अध्यक्ष उपाध्यक्ष होता है। तो इसी काम चलाऊ अध्यक्ष उपाध्यक्ष को कहा जाता है प्रोटेम स्पीकर, और इसको नियुक्त करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का पुराना नाम क्या था? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हाउस ऑफ द पीपल। क्लियर है दोस्तों? देखिए, संसद का 3 अंग हम जानते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और सदन कितने हैं? लोकसभा और राज्यसभा। इस लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है, इसको निम्न सदन बोलते हैं, और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। और लोकसभा का पुराना नाम क्या था? हाउस ऑफ द पीपल। और राज्यसभा का हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए नामित की गई प्रथम महिला फिल्म स्टार कौन थी? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नरगिस दत्त। दोस्तों याद रखिए, 1980 में नरगिस दत्त को जो है राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की पहली बार गठन कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों राज्यसभा को पहली बार कब गठित किया गया? 3 अप्रैल 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का सदस्य ना होते हुए भी कौन संसद की कार्यवाहियों में अधिकारता भाग ले सकता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत का महान्यायवादी। दोस्तों इसके बारे में हम जानते हैं, भारत का महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत सरकार का विधिक अधिकारी। ये संसद में भाग लेता है, जब भी कोई बिल पेश किया जाता है तो ये बहस भी कर सकता है, लेकिन ये संसद का सदस्य नहीं होता और ना ही ये संसद में वोटिंग में भाग नहीं ले सकता। ना ये सदस्य होगा, ना ये वोटिंग में भाग ले सकता है, लेकिन हाँ बहस में भाग ले सकता है, बहस कर सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल किसके द्वारा निश्चित किया गया है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संविधान द्वारा। कौन से अनुच्छेद द्वारा? अनुच्छेद 83 द्वारा। देखिए दोस्तों, राज्यसभा का यदि हम कार्यकाल की बात करें तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों की कार्यकाल की बात करें तो वो होता है 6 वर्ष का। यदि हम लोकसभा के कार्यकाल की बात करें तो वो होता है 5 वर्ष का, और लोकसभा के सदस्यों के कार्यकाल की बात करें तो वो भी होता है 5 वर्ष का। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल अनुच्छेद 83 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक निधि का अभिभावक किसे माना जाता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। याद रखिए, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को माना जाता है सार्वजनिक निधि का अभिभावक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संप्रभुता किसमें निवास करती है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत की जनता में। दोस्तों याद रखिए, सबसे ऊपर होता है देश का संविधान, और इस संविधान से भी ऊपर होता है इस देश की जनता। इसीलिए जो हमारा संविधान का प्रस्तावना है वो स्टार्ट ही होता है हम भारत के लोग से। संविधान को जो शक्ति दी गई है ना कि वो हमारे लिए कानून बनाए, वो शक्ति हमने ही दी है, इस देश की जनता ने ही दी है। इसलिए भारत की संप्रभुता जो है वो इस देश की जनता में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र के रूप में भारत का जन्म हुआ था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 को। देखिए दोस्तों, हमारा संविधान बनकर कब तैयार हुआ है? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन संविधान लागू कब हुआ है? 26 जनवरी 1950 को। और इसी दिवस को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।
26 जनवरी को। और याद रखिए दोस्तों, ये जो 26 नवंबर है ना, इसको संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एडवोकेट जनरल। दोस्तों याद रखिए, जैसे कि केंद्र सरकार का अपना विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी, वैसे ही राज्य सरकार का जो विधि अधिकारी होता है, राज्य सरकार का जो वकील होता है, उसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय विशेषाधिकार से क्या अभिप्राय है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संसदों को प्राप्त विशेषाधिकार। देखिए दोस्तों, जो संसद होते हैं ना, लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, उनको बहुत से अधिकार प्रदान किए गए हैं, जैसे कि बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आज़ादी, और साथ ही साथ यदि संसद में कोई सत्र चल रहा हो तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है सिविल केसेस में। तो ये सारे अधिकार हैं जिनको संसदीय विशेषाधिकार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार कब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 1962 में। दोस्तों अब तक देश में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई है। पहली बार हुआ था 1962 में, दूसरी बार हुआ था 1971 में, और तीसरी बार हुआ था 1975 में। ये हुआ था भारत चीन युद्ध के समय, ये हुआ था भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, और ये हुआ था आंतरिक अशांति के समय। तो अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई है, और प्रथम बार हुआ था 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 में। दोस्तों याद रखिए, पहले हाई कोर्ट के जज का रिटायरमेंट एज जो है वो 60 था, फिर कर दिया गया इसको 62। कौन सा संशोधन करके? 15वां संशोधन करके। और यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के जज का रिटायरमेंट एज क्या है, तो याद रखिए वो है 65 वर्ष। क्लियर है? हाई कोर्ट का अभी है 62 वर्ष और सुप्रीम कोर्ट के जज का है 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में व्यय का लेखा तैयार करने का उत्तरदायित्व किसका है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महालेखाकार, अकाउंटेंट जनरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली व एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वीसी रामादेवी। अच्छा दोस्तों याद रखिए, जो वीएस रामादेवी है वो 90 नंबर की चुनाव आयुक्त बनी थी, मुख्य चुनाव आयुक्त बनी थी। और कब बनी थी? 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चांदनी चौक, दिल्ली। और यदि एग्जाम में ये पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलकाजगिरी। मलकाजगिरी, और ये कहाँ पे स्थित है? ये तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुदुचेरी का उच्च न्यायालय कहाँ है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मद्रास में। दोस्तों पुदुचेरी जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है और इसका उच्च न्यायालय मद्रास में है। और ठीक वैसे ही अंडमान निकोबार जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसका जो उच्च न्यायालय है वो कलकत्ता हाई कोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किन 2 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हरियाणा व पंजाब। ये जो 2 राज्य हैं उनके लिए एक ही उच्च न्यायालय है। वैसे मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, ये ऑप्शन में जो कि नहीं है, जो हमारा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है, इन 2 राज्यों के लिए भी एक ही उच्च न्यायालय है जो कि हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, ये शब्द किसके हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जी ने कहा था कि जो राज्य है वो सोने के पिंजरे में रहने वाली एक चिड़िया के जैसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य या केंद्र शासित की विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे कम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पुदुचेरी। दोस्तों याद रखिए, पुदुचेरी में
मुश्किल से 30 सीटें ही हैं। और यदि सबसे अधिक विधानसभा के सदस्यों की बात की जाए तो वो है यूपी में, जो कि लगभग 403 है। 403 सदस्य हैं किसमें? विधानसभा के। कहाँ? यूपी में। और ये जनसंख्या के आधार पर जो है सीटों का निर्धारण किया जाता है। जिसकी जितनी अधिक जनसंख्या होगी वहां पर सीटों की संख्या उतनी ही अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 315 के अंतर्गत। और दोस्तों ये भी याद रखिए, जो संघ लोक सेवा आयोग होता है इनके सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हेतु सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 335 में। जो एसटी और एसटी में पोस्ट और सर्विस में रिजर्वेशन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 335 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष किस आयु से अधिक होने पर नहीं बने रह सकते? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 70 वर्ष। दोस्तों याद रखिए, इनका कार्यकाल होता है 3 वर्ष का और इनके अधिकतम उम्र सीमा होती है 70 वर्ष, अब जो भी पूरा हो जाए। क्लियर है? और ये जो अध्यक्ष होते हैं ना, वो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह रिट जो भारत में उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समुदाय को आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, कहलाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, परमादेश रिट। देखिए दोस्तों, जो हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय है उसको अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। किसको? सुप्रीम कोर्ट को। और हाई कोर्ट को भी ये 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 226 के तहत। और ये जो परमादेश रिट है यही 5 प्रकार में से एक प्रकार है, जिसमें ये बोला जाता है टू डू योर जॉब, आप अपना काम कीजिए। अगर कोई लोअर कोर्ट या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल ठीक से काम ना करे तो उसको ठीक से काम करने के लिए परमादेश रिट जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। याद रखिए, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंपता है उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंपता है लोकसभा के अध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग में वर्तमान में कुल कितने आयुक्त हैं? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 3। कौन कौन से? एक होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 होते हैं अन्य निर्वाचन आयुक्त। तो कुल कितने हो गए? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19 का क्लॉज ए। दोस्तों एक्चुअली डिटेल में है अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। क्लियर है? ये अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करता है और इसी के अंतर्गत आता है प्रेस की स्वतंत्रता, और ये एक प्रकार का मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दिया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। कब किया गया? 1978 में। अब देखिए दोस्तों, जो मूल संविधान था ना उसमें लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष ही था। संविधान में संशोधन किया गया, 42वां संविधान संशोधन, और इसको कर दिया गया 6 वर्ष। फिर से संविधान में संशोधन किया गया 44वां और फिर से घटाकर कर दिया गया 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 में भारतीयों को सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? और इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? हमारा ऑप्शन ए, माउंटबेटन योजना के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सदन का अध्यक्ष सभापति उसका सदस्य नहीं होता? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्यसभा का। अब देखिए दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखिए, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में होता है अध्यक्ष और कौन होता है? उपाध्यक्ष। क्लियर है? राज्यसभा में होता है सभापति और कौन होता है? उपसभापति। जो राज्यसभा का सभापति होता है ना, वो एक्चुअली में इस देश का उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति जरूर है, लेकिन वो उस
मतलब राज्यसभा का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद कितने वर्षों के लिए धारण करता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु तक। देखिए कार्यकाल जो है या तो 6 वर्ष का होगा या तो 65 वर्ष की आयु। अब जो पहले हो जाए, यदि वो जल्दी ही 65 वर्ष का हो गया, 66 वर्ष का हो गया, उसका कार्यकाल अभी तक 4 साल का ही हुआ है, तब भी वो रिटायर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हीरालाल जे कानिया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इनका जो कार्यकाल था वो था 14 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष को। याद रखिए दोस्तों, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है उपराष्ट्रपति को, फिर उपराष्ट्रपति इसकी सूचना देता है लोकसभा के स्पीकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का क्या नाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बलवंत राय मेहता समिति। और इस समिति का गठन किया गया था 10 जनवरी 1957 को। देखिए दोस्तों, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब होता है शक्तियों का बंटवारा। मतलब केंद्र सरकार से शक्ति जाएगी राज्य सरकार में, स्टेट गवर्नमेंट में, और फिर स्टेट गवर्नमेंट से शक्ति जाएगी पंचायत और नगरीय निकाय म्यूनिसिपैलिटीज में। तो जो ये शक्तियों का बंटवारा किया गया है ना पंचायतों और म्यूनिसिपैलिटीज को, इसकी सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 11। देखिए दोस्तों, पहले तो केवल 10 मूल कर्तव्य थे, फिर बाद में एक संशोधन किया गया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002, और फिर 11वां जोड़ा गया, मतलब कि जो एक और एक्स्ट्रा जोड़ा गया, फिर अब हो गया है वर्तमान में टोटल 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा कितनी अवधि के अंदर होना अनिवार्य है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1 माह के अंदर। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है कि वो आपातकाल की घोषणा करता है, लेकिन याद रखिए कि 1 माह के अंदर जो है संसद में पास होना चाहिए। जब तक संसद में रिजोल्यूशन पास नहीं होगा 1 माह के अंदर, तो यदि राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा भी की है ना, वो भी रद्द हो जाएगा। मतलब संसद में पास होना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? इसका सही आंसर है निर्वाचन आयोग, ऑप्शन डी। जो भारत निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये राजनीतिक दल को मान्यता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति किस संस्था का पदेन सभापति होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राज्यसभा का। बताया मैंने आपको कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति होता है, लेकिन याद रखिए वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राज्यपाल की अनुमति के बिना। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। यहाँ पर बोल रहा है राज्य की विधानसभा, तो राज्य की विधानसभा में यदि धन विधेयक को पेश करना है तो राज्यपाल की अनुमति आवश्यक होगी। और यही अगर संघ की बात करता, यही अगर केंद्र की बात करता, तो केंद्र में अगर लोकसभा में धन विधेयक को प्रस्तुत करना है तो राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है। क्लियर है? राज्यों में राज्यपाल की और केंद्र में राष्ट्रपति की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के अधिवेशन का समापन किससे होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वंदे मातरम से। जब अधिवेशन समाप्त होता है तो वंदे मातरम गाया जाता है, राष्ट्रगीत गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदन द्वारा पारित बिल किसके पास भेजा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। देखिए दोस्तों, कोई भी कानून बनता कैसे है? सबसे पहले बिल लाया जाता है, बिल को बोलते हैं विधेयक, फिर बाद में ये बिल पास होकर बनता है एक्ट या फिर अधिनियम या फिर कानून। कैसे पास होता है? बिल को लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होना पड़ता है, फिर ये जाता है राष्ट्रपति के पास। जब राष्ट्रपति अपना हस्ताक्षर कर देता है तब बनता है ये क्या? अधिनियम, एक्ट या फिर कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पंचायत चुनाव में। याद रखिए, पंचायत चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाता है। वैसे अभी लोकसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव में भी आरक्षण प्रस्तावित है। दोस्तों, ये हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए टेस्ट है। पहला क्वेश्चन है, लोकसभा का पुराना नाम क्या था? इसका आंसर आप हमें दीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है, पुदुचेरी का उच्च न्यायालय कहाँ है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमारे ई बुक की वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है। इसको आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर आपको 2022, 2023 के करेंट अफेयर्स और साथ ही साथ सभी सब्जेक्ट की PDF मिल जाएगी। दोस्तों, आपको नया वीडियो जो है फिर से 100 क्वेश्चन का कौन से टॉपिक पर चाहिए, ये भी आप मुझे कमेंट में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।